हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ए के गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विमर्श में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी, जीआईसी, किसी भी पेपर में इस टॉपिक से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण में वर्णमाला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हल ज़रूर करिएगा और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। उसके पहले जिन जिन भाई बहनों ने, जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए और मेरे साथ अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण के बाद शब्द बनते हैं, शब्दों के बाद वाक्य बनते हैं। वाक्य तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा, या, रा, चा, जा या टा और अड़ा? तो 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंठ जो ध्वनियाँ हैं वो है क और खा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? क, घ या ज, झ या ड, ढ या प और फा? तो प्रश्न नंबर 4 का जो ऑप्शन है वो होगा सी सही होगा। ड और ड मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? आ, का, ग, ध, घ, ध या फा और भा? तो प्रश्न नंबर 5 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। का और गा अल्पप्राण हैं। आप लोग इसमें सोच रहे होंगे कि आ और आ भी दिया है, वो भी तो वह अल्पप्राण होते हैं। तो जितने भी स्वर होते हैं वो सभी अल्पप्राण ही होते हैं। पर ये रेलवे 1997 में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसमें ऑप्शन बी ही सही माना है। का और गा अल्पप्राण हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो इसमें से नासिक के व्यंजन ऑप्शन नंबर बी इया है। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। तो ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन या कंठ तालव्य? तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कंठ तालव्य कहते हैं ए और आई को। हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोग व प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अंग और आह। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। तो निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः में है, इलाहाबाद में है, दिल्ली में है या उत्साह में है? तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही होगा। दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है कि जब कोई वर्ण दिया हो और उसी में उसी का आधा वर्ण भी लगा हो साथ में, तो उसमें दिल्ली है तो ला वर्ण है पूरा, उसमें उसी का आधा ला भी लगा हुआ, तो ये द्वित्व व्यंजन हो गया। जैसे सज्जन हो गया,
तो ये द्वित्व वर्ण हो गया। तो ऐसे करके जो ही वर्ण होगा उसी का आधा उसी में लगा होगा तो द्वित्व वर्ण हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। तो शा, शा, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संघर्षी व्यंजन है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। तो निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, का और गा नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, तो 12 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, घोष वर्ण माँ है, बाकी सारे के सारे अघोष हैं। चलिए 12 नंबर के बाद प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। तो कौन सा अमानक वर्ण है? प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि कौन सा अमानक वर्ण है। तो प्रश्न नंबर 13 का सी सही होगा ऑप्शन, जो भा है वो अमानक वर्ण है। ये भा नहीं है, क्षमा चाहूँगा दोस्तों, ये भा की तरह आकृति बनी हुई है। तो ये अमानक वर्ण है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों हम। और प्रश्न नंबर 14वां देख लेते हैं दोस्तों। तो 14 में दिया है कि का ग ज और फा ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, अरबी और फारसी कहलाती हैं ये ध्वनियाँ। 14 के बाद प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो मूल वर्णों की संख्या इसमें ऑप्शन नंबर सी 52 मानी गई है। छा, छतरी वाला छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य? तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, छतरी वाला छा जो है यह संयुक्त वर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो हिंदी शब्दकोश में छतरी वाला छा जो है, छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, इसको निकालना बहुत आसान होता है। छतरी वाला छा जो है वो किन वर्णों से बना है? तो का और खट, जो पेट चिरवा बोलते हैं जिसको, खटकोड़ वाला शा है, तो का और शा से बना हुआ है। तो जब का बना हुआ है, तो जब दो संयुक्त वर्ण है, तो जो दो वर्णों से मिलकर बनता हुआ है, तो जो जो दो वर्ण होते हैं उनका जो पहला वर्ण होता है उसी के बाद ही संयुक्त अक्षर जो बना हुआ होता है उसी को लगा देते हैं। तो जो छतरी वाला छा है वो का और षटकोण वाला सा से बना हुआ है, तो का के बाद हम ही लगाएंगे छतरी वाला छा। इसलिए शा का जो शब्दकोश में स्थान है, क्रम है, वो का के बाद होगा, ना कि शा, त्रा, ज्ञा इनमें से किसी को होगा। तो आप ऐसे त्रा का भी निकाल सकते हैं, ता और रा से बना हुआ है, तो जो त्रा का स्थान है वो ता के बाद होगा। और जैसे ज्ञा हैं, तो ज्ञा का ज्ञानी वाला ज्ञा, तो वो ज्या और इया से बना हुआ है, इसलिए ज्या का स्थान ज्या के बाद होगा। तो ऐसे आप लोग जो दो वर्ण होते हैं उसके पहले वर्ण के बाद ही आप किसी भी संयुक्त वर्ण जो जिससे बना हुआ होता है उसको आप रख सकते हैं। ऐसे संयुक्त व्यंजनों को आप शब्दकोश में, वर्णमाला में आप लोग सेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ज्या वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ज्या और इया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, ज्या और इया। अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें से अघोष वर्ण जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शाह है। चलिए 19 नंबर प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। घा का उच्चारण स्थान है, तो घा का उच्चारण स्थान 19 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दंत है।
एक घा नहीं है दोस्तों, धा है, धा धनुष वाला धा। क्षमा चाहेंगे दोस्तों, ये घा है, घड़ी, घा, घा का इसका स्थान होगा कंठ। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, क्षमा चाहूँगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का कंठ होगा। मैंने इसका सूत्र बनाया हुआ है कि कौन सा वर्ण वर्ग जो है वर्णमाला का वो किस उसमें आएगा। तो जैसे मैंने बनाया था कता मूंद ओ आ उ, सिर्फ मैंने पहले पहले अक्षर ही ले लिए हैं। कता, का से कंठ, ता से तालव्य, मूंद मुँह से मूर्धन्य, दा से दंत, ओ आ उ ओष्ठ, ऊष्म, वहाँ ओ आ, ओ से ओष्ठ, आ से अंतस्थ और ऊ से ऊष्म। तो मैंने ये अपने लिए एक सूत्र बनाया था जो मुझको याद भी हो गया बहुत अच्छे से। आप लोगों को भी अगर याद हो तो आप लोग भी इसको याद कर सकते हैं कि कता मूंद ओ आ उ। तो बस इतना ही याद करना है। इसको आप जैसे ही वर्णमाला के आप साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड, तो आप जैसे कता रखा तो का से क वर्ग आ गया, ता से चा वर्ग आ गया, मुँह से टा वर्ग आ गया, दा से ता वर्ग आ गया, ओ से ओष्ठ, अंतस्थ से यारा लावा और ऊष्म से श सा शा। हाँ, ये आ गए। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कंठ होगा, घा। और 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न में इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो डा, ढ और डा ये तीनों संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ज्या संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो 22 का ऑप्शन नंबर टा, ये दंत नहीं है, ये मूर्धा है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है, निम्न जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो जिन शब्दों के अंत में अ मतलब छोटा आ आता है तो अकारांत होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगर बड़ा आता है तो आकारांत होगा। अगर छोटी ई आती है किसी भी शब्द के अंत में तो इकारांत होता है। अगर बड़ी ई आती है तो ईकारांत होता है। ऐसे ही ऊ का, छोटा ऊ का उकारांत और बड़ा ऊ का उकारांत। तो अगर आपको ऐसे अकारांत वगैरह निकालना है तो ऐसे ही निकाल सकते हैं आप। चलिए प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं दोस्तों। 24 में क्या कहता है, छतरी वाला छा दिया हुआ है, देखिए दोस्तों। तो छा का वर्ण किसके योग से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। का और षटकोण वाला शा के योग से छतरी वाला छा का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 13। अगर हिंदी शब्द लगा है तो चाहे हिंदी में कितने स्वर हैं या हिंदी में कुल कितने स्वर हैं तो 13 ही होंगे। और अगर हिंदी नहीं लगा है तो 25 नंबर, क्षमा चाहूँगा दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित है। परंतु अगर देखा जाए तो मैं अपने नोट्स के हिसाब से अगर बताऊँ आप लोगों को, मेरे जो कोचिंग में मुझे पढ़ाया गया है तो उसमें ये बताया गया है कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। और हिंदी में कुल स्वरों की संख्या भी 11 ही होती है। अगर हिंदी शब्द नहीं लगा है तो हिंदी मतलब स्वर कुल 13 होते हैं। अगर हिंदी शब्द लग जाएगा तो 11 हो जाएगा। और ऐसे ही अपभ्रंश में 8। तो बस आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि मेरे कोचिंग में मेरे गुरुजी ने जो पढ़ाया था तो उसमें दिया हुआ था कि अगर हिंदी में स्वर कितने होते हैं तो 11। हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं तो 11 ही होंगे, 13 नहीं होंगे। परंतु अगर हिंदी शब्द आपने हटा दिया और ये पूछा गया कि स्वर कितने होते हैं तो फिर 13 हो जाएगा, ना कि 11 होगा।
तो बस इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न का आपका ये क्वेश्चन भी डाउटफुल था, तो ये खत्म कर दिए। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए और इया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी साफ साफ पता चल रहा है, इया एक व्यंजन है ना कि स्वर है। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो घा है वो कंठ वर्ग है ना कि टा वर्ग है, मतलब कंठ बोला जाता है, का वर्ग है ना कि टा वर्ग है। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है तो कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या ऑप्शन नंबर सी 33 है। 28 नंबर के बाद चलते हैं 29 नंबर में देखते हैं। तो 29 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? 29 नंबर हमारा कहता है कि कौन सा पश्च स्वर है। तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आ, बड़ा आ है, ये पश्च स्वर है। 30 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो 30 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो विसर्ग होते हैं वो अयोगवाह हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 31 नंबर में दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन की छतरी वाला छा नहीं है, ये छाता वाला छा है। ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो छाता वाला छा का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तालव्य सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये श जो है ये ऊष्म व्यंजन है ना कि संयुक्त व्यंजन है। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि तालव्य व्यंजन है। तो इसमें जो चा वर्ग दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, चा, छा, जा, झा, ये तालव्य व्यंजन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है? या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो या रा लावा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका अंतस्थ व्यंजन है। 35 नंबर प्रश्न में क्या दिया है कि अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक का संबंध होता है। 35 के बाद प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं, जैसे वर्ग दिया हुआ है का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो इन वर्गों का जो अंतिम अक्षर होता है, पंचमाक्षर 5 अक्षर ही होते हैं, तो जो अंतिम अक्षर होता है पंचमाक्षर उसी को अनुनासिक कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 37 का सी सही होगा। जैसे देख लीजिए दोस्तों, मैंने अभी इसके पहले ही क्लियर कराया था आपको कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी में अगर पूछा जाए, हिंदी वर्णमाला में पूछा जाए तो स्वर कितने होते हैं? तो 11 ही होते हैं। अदर हिंदी हटा दिया जाए, वैसे पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं या कुल कितने होते हैं, तो 13 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि कंठोत्सव ध्वनि का उदाहरण है। 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें टाइपिंग में दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अभी हेल्ड करते हैं, इसको हम बाद में समझेंगे। चलिए 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो भाषा इकाई का 39 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पहले ध्वनि हो बनती है, उसके बाद शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनते हैं और सब पद से वाक्य बनते हैं। मैंने ये सब चीज़ पहले नंबर वाले क्वेश्चन से ही शुरुआत कर दी, तो बता दिया था आप लोगों को। नेट और जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख व्यूअर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? तो 40 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कंठ, तालव्य, वत्स, दंत्य, ओट्स। वत्स मतलब मूर्धन्य भी बोलते हैं इसको।
तो इसका यही ऑप्शन सही होगा, ए, कंठ, तालव्य, वत्स, दंत और ओठ से। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो क्या दिया हुआ है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ला जो है प्रयत्न के आधार पर पार्श्विक ध्वनि है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो और कैसे लगे ये 41 क्वेश्चन वर्णमाला के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जब मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ाना शुरू करूंगा, एक एक टॉपिक वर्णमाला भी पढ़ाऊंगा, शुरुआत करूंगा। पहले हिंदी भाषा, बोलियाँ, उपभाषा, बोलियाँ उनकी जितनी है ये सब कुछ भाषा विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर मैं वर्णमाला, वर्तनी, संधि समास, उपसर्ग जितने हैं ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो वर्णमाला को मैं इतने विस्तृत तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरा वर्णमाला बनाकर, जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आपको वर्णमाला तैयार हो जाएगा। इसलिए बस ज़्यादा नहीं, आप लोग लगे रहिए मेरे इस चैनल के साथ और अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस सेट करना शुरू करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही आप लोगों की पढ़ाई बेहतर होगी। पढ़ाई करने के बाद भूल जाता है कुछ समय बाद, अगर उसी पढ़ाई को करने के बाद प्रैक्टिस सेट भी कर लिया जाए, या प्रैक्टिस सेट करने के बाद फिर उस चैप्टर को पढ़ा जाए, उसके बाद फिर एक बार प्रैक्टिस सेट कर लिया जाए, तो वो पढ़ाई हम लोगों की बहुत ही एकदम कहते हैं ना, बहुत ही एक कंठस्थ हो जाती है, भूलती नहीं है। तो बस लगे रहिए मेरे इस चैनल के साथ और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त करते रहिए। चलिए मिलते हैं एक अगले सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।